हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपनी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है मध्यकालीन हिस्ट्री। मध्यकालीन हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं, तो आज पढ़ेंगे अपन तुगलक वंश। काफ़ी गुलाम वंश और खिलजी वंश अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन तुगलक वंश पे आ गए हैं। तुगलक वंश में भी अपन 2 शासकों को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद उसके बेटे को पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक। आज अपन पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ जो कार्य थे वो फिरोज शाह तुगलक ने आगे बढ़ाए, और उसकी कुछ नीतियाँ, कुछ कार्य जो इसे गलत लगे वो इसने बंद किए। फिरोज शाह तुगलक की काफ़ी इसने नीतियाँ अपनाई और काफ़ी नीतियों को इसने बंद किया। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भाई बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये उसका भाई था, चचेरा भाई बताया जाता है। एक्यूरेट कहीं मतलब पुत्र वगैरह का जिक्र तो नहीं किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक को का फिरोज शाह तुगलक भाई बताया जाता है ये उसका भाई है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक, जो बैठा 1351 में, और 1388 तक इसका शासन रहा, मतलब 88 तक इसने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में एक महत्वपूर्ण शासक बताया जाता है। फिरोज शाह तुगलक को वो इसलिए बताया जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने जो प्रशासनिक कार्य शुरू किए थे, उन प्रशासनिक कार्यों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया, और बढ़ चढ़ के उन कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा उसने पूरा किया, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक की जो कुछ नीतियाँ थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया और ज़्यादा से ज़्यादा उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब से ज़्यादा प्रशासनिक कार्य तुगलक वंश में हुए, तुगलक वंश में ऐसी चीज़ें हुई जो बाकी 2 वंशों में अपने नहीं पड़ी। जैसे मैंने बताया था, इस तुगलक वंश में विद्रोह था, पर विद्रोह से ज़्यादा भी उन्होंने प्रशासनिक चीज़ों पे काम किया। जैसे कुछ चीज़ों में सुधार किए, कुछ नई नई चीज़ें अपनाई। जैसे और वंश जो अपने 2 पढ़े, उनसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा तरह से प्रशासनिक चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। लोक हित में समझ लो, ज़्यादा कार्य किए गए जो प्रजा के हित में थे। प्रजा को हित में लेकर और कुछ व्यवस्थाओं को सुधार करने को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा कार्य हुए तुगलक वंश में। तो इसने बहुत ज़्यादा किस लिए माना जाता है, महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक शासन किया। फिरोज शाह अपने प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। मतलब एक प्रशासनिक सुधार भी करेगा और कुछ सामाजिक कार्य भी करेगा। उसने कई कल्याणकारी नीतियां लागू की और अपने शासनकाल में कला, शिक्षा और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। मतलब इसने अपने शासन कार्य में कला को बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। इसने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जिससे इसको, और सब जो चीज़ें हो रही थी प्रजा में, जो सारी चीज़ चल रही थी, उन सब चीज़ों को उसने और ज़्यादा बढ़ावा दिया। जैसे बताया जाता है कि इसने मतलब फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा शासक था अभी तक जिसने सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया था। मतलब उसने अपने शासन काल में जो सैन्य व्यवस्था थी उसको वंशानुगत कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि इसके शासन काल में जितनी भी चीज़ें हो रही थी उसने उन सब चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी लागू कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य, इसके कुछ महत्वपूर्ण अपन जो कार्य पढ़ते हैं। सिंचाई व्यवस्था, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। उसने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया, जो सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान पहले गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उन सिंचाई और उन नहरों की जो व्यवस्था थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। बताया जाता है उसने 150 मील लंबी एक नहर का निर्माण करवाया, जो उस टाइम के लिए काफ़ी थी, क्योंकि मजदूरों के द्वारा और इतनी लंबी नहरों का निर्माण करवाना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसको काफ़ी माना गया। मतलब 150 मील दूर उसने लंबी एक नहर का निर्माण करवाया, जो सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। यमुना और सतलुज नदियों से नहरों को निकाला
यमुना और सतलुज नदियों से नहरें निकाली गईं। प्रमुख नहर हिसार से गंगा तक और सतलुज से घग्गर नदी तक, मतलब उसने कुछ महत्वपूर्ण नहरें निकाली गईं। जिन नहरें हिसार से गंगा तक, मतलब उसने एक नहर बनवाई जो हिसार से गंगा तक, और दूसरी नहर बनवाई सतलुज से घग्गर तक। सतलुज से घग्गर तक, घग्गर जो नदी है वहां तक भी नहरों का निर्माण इसने, काफी बड़ी बड़ी नहरें बसाई, और सबसे बड़ी नहर इसने 150 मील लंबी एक नहर का निर्माण करवाया। इस सिंचाई प्रणाली ने, मतलब इसने जो सिंचाई प्रणाली शुरू करी थी उसमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। मतलब उसने जो नहरों का निर्माण करवाया था उससे कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। और बताया जाता है कि इसने जो नहरों का निर्माण करवाया और कुओं का निर्माण करवाया, बताया जाता है कि 300 के समथिंग इसने कुएं का निर्माण करवाया था। 300 के समथिंग इसने कुएं खुदवाए। कुएं, बावड़ी, नहरों, इन सब के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत जाना जाता है। अब इसने कुछ राजस्व सुधार किए, जैसे इसने कुछ कर थे जो माफ किए। देखो, राजस्व सुधार, किसानों पर करों को कम करने, किसानों पर करों को कम किया, किसानों पर कम करने करके उन्हें राहत दी। मतलब किसानों पर जो कर थे, बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कर थे उससे बताया जाता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा कर इसने खत्म कर दिए थे, और उसने कुछ कर माफ किए और कुछ कर उसने बिल्कुल समाप्त कर दिए। उनसे किसानों को उन्नत कृषि उपकरण, बीज उपलब्ध कराए। मतलब किसानों की जो कृषि थी उसको उसकी उन्नति करने के लिए इसने काफी बीजों का उपकरण किया। बताया जाता है कि इसने किसानों पर, जैसे बताया जाता है किसानों पर करों का बोझ कम किया, इसने कुछ करों का बोझ कम कर दिया। पर हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपन ने फर्स्ट बार जब हिस्ट्री पढ़ी थी, जब अपन ने शुरुआत किया था जजिया कर, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया, उसी जजिया कर को उसने, उस जजिया कर में ब्राह्मणों को छूट दी थी। पर बताया जाता है फिर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर थोक दिया। मतलब ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाने वाला भारत में प्रथम व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया। मतलब इसने सारे कर सभी पर समान रूप से लागू किए। इसने अपने शासनकाल में कुछ कर रखे, जैसे खुर्रम, जजिया, जकात, इस प्रकार के जो इसने जो कर थे वो कर इसने लागू किए, और जजिया कर इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया। इसका जो जजिया कर था वो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला जो भारत में प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। राजस्व का निर्धारण भूमि की उर्वरता के आधार पर किया। मतलब उसने भूमि की उर्वरता के आधार पर कर का निर्धारण किया। उसने कहा किसानों पर कर मनमाने तरीके से नहीं लगाया जाए। 1/10 इसने कर का निर्धारण किया था। मतलब उसने कहा था जो किसानों पर जो कर लगाया जाएगा वो उनकी भूमि निर्धारण करेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर समान कर लगा सकते हैं। जैसे किसी पर आपने 1/10 कर लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भूमि में 1/10 कर के बराबर ही फसल उपजाऊ हो रही है। किसी के पास भूमि कम और किसी के पास ज्यादा भी तो हो सकती है। तो इस अकॉर्डिंग उसने कहा कि भूमि की उर्वरता के आधार पर कर निर्धारण किया जाएगा। मतलब जिस तरह से फसल होगी उसके आधार पर कर निर्धारण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने बताया था कि आपको पिछली बार पढ़ा था कि जो आज से पहले मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाया था, उसने 150 मतलब 1/50 कर निर्धारण कर दिया था। उसने सभी पर समान कर निर्धारण कर दिया था। इतना कर देने के हित में प्रजा भी तो होनी चाहिए। जैसे आपने किसी के लिए समान कर निर्धारण किया तो उस कर को देने के लिए लोगों के पास उतनी उर्वरता, भूमि में उतनी फसल पैदा भी तो होनी चाहिए। किसी की भूमि में इतनी आधी फसल पैदा होती है 1/50 के बराबर, अब वो इतनी कर में ही दे देगा तो उस व्यक्ति के पास क्या बचेगा। इसलिए उसने कहा कि भूमि की उर्वरता के आधार पर कर निर्धारण किया जाएगा। किसानों को कृषि उपकरण और बीज की सुविधा प्रदान की। मतलब इसने किसानों को बताया कि
उपकरण मतलब कृषि उपकरण के लिए कुछ बीज, मतलब इसने अपने राजस्व विभाग, जो वहाँ पे जो राजस्व विभाग होता है उसमें जो फसलें और जो कर के तौर पर कुछ फसलें जमा होती थी और कुछ धन जमा होता था, उसके आधार पर इसने कहा कि वहां से किसानों को उर्वरता, मतलब वहां से किसानों को बीज दिया जाएगा, मतलब फसल दी जाएगी बीज के लिए। शहरों और भवनों का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा शहर बसाए गए और ज्यादा तरह से शहर इसने अपने ही नाम पर रखे। फिरोजाबाद और क्या कहते हैं, फिरोजाबाद, फतेहपुर, मतलब फतेहपुर, फिरोजाबाद, काफी जो शहर इसने जो बसाए थे वो अपने ही नाम पर बसाए और काफी नए नए शहरों का इसने निर्माण किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। शहरों के निर्माण के लिए भी इसको जाना जाता है। इसने काफी नए शहर बसाए, उसमें इसने कुछ शहर बसाए। इसका नाम था फिरोजाबाद, जो दिल्ली के पास है, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी याद में या अपने नाम पर बसाया। जौनपुर, हिसार जैसे कई नए शहरों का निर्माण करवाया। इसका भाई था, उसका नाम था जोना खां। फिरोज शाह तुगलक जो मतलब फिरोज शाह तुगलक का भाई था, उसका नाम था जोना खां। उसने जोना खां की याद में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया। ऐसे इसने कई छोटे छोटे शहर बसाए। बताया जाता है कि 1360 में इसने उड़ीसा को लूटा, उड़ीसा के मंदिर को लूटा 1360 में। मंदिरों को लूटने का सिलसिला थोड़ा थोड़ा चल रहा था पर बीच में दब गया था, जो फिरोज शाह तुगलक ने फिर मंदिर को लूटा। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसको उसने लूटा 1360 में। वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान, फिरोज शाह कोटला किला, मतलब इसने वास्तुकला मतलब कुछ किलों का निर्माण करवाया, कुछ मस्जिदों का निर्माण करवाया, कुछ भवनों का निर्माण करवाया, कुछ महल बनवाए, कुछ सीमाएं बनवाई, जैसे कुएं बावड़ी तो इसने बनवाए थे, साथ साथ में इसने कुछ चीजें बनवाई जो वास्तुकला में मानी गई, जैसे मस्जिद, दरगाह, मस्जिद, बावड़ी, महल, ऐसी चीजें इसने बनवाई। अशोक के स्तंभ को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया, मतलब अशोक का जो स्तंभ था मेरठ से उसे दिल्ली लाया गया और दिल्ली में उसको इसने स्थापित करवाया। फिरोज शाह कोटरा का मतलब इसने कोटरा के किले का निर्माण करवाया। बताया जाता है, जो अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस प्रकार के इसने कई किलों का निर्माण करवाया। पर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुतुब मीनार जो इमारत थी, बताया जाता है बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई, मतलब इसने वास्तुकला पे काफी ध्यान दिया। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़ी बड़ी जो मस्जिदें वगैरह थी, जो क्षतिग्रस्त किसी न किसी कारण से वो नष्ट हो रही थी, उन सब चीजों का उसने दोबारा मरम्मत करवाया, उनका दोबारा सुधार किया। इन सब चीजों के लिए भी फिरोज शाह जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक अपने धार्मिक कार्य और सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता था। इसने काफी धार्मिक कार्य किए, सभी धर्मों को इसने समान माना। इसने अपने धर्म में सभी धर्मों को समान माना, सभी धर्मों के लिए समान इसने कानून बनाए, समान नियम बनाए। इसने किसी को कम या ज्यादा नहीं माना। धार्मिक शिक्षा का पालन किया और इसका प्रसार किया, मतलब धार्मिक शिक्षा का जो उसका पालन किया, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा तक किया। सभी धर्मों को इसने सामान्य लेकर चला। जजिया कर में मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, काफी प्रकार के उसने कर से मुक्त किया, पर जजिया कर में उसने समान सबको जजिया कर लगाया। और गैर मुस्लिम पर भी जजिया कर, जैसे बताया उसने गैर मुस्लिम जो व्यक्ति थे उन पर भी जजिया कर लगाया। और जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों पर, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। व्यापार उद्योग, बंद करना का इसकी मतलब ने व्यापार और उद्योग, मतलब इसने अपने शासनकाल में व्यापार और उद्योगों को ध्यान दिया। जैसे इसने काफी चीजों को ध्यान दिया, उस तरह से इसने व्यापार और उद्योगों को भी ध्यान दिया। अपने शासनकाल में इसने ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो व्यापार और उद्योगों के लिए भी फिरोज शाह तुगलक को बहुत जाना जाता है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया और मुद्रा प्रणाली को स्थिर बनाया। जिस तरह से इसके शासनकाल में चला आ रहा था मुद्रा प्रणाली का प्रचलन,
उसने इस मुद्रा प्रणाली के प्रचलन को आगे बनाया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अपन ने पढ़ा कि उसने तांबे के सिक्के चला दिए। उन तांबे के सिक्कों को, तांबे से निर्मित सिक्कों को कुछ निशान या कुछ चिन्ह ऐसा नहीं दिया जिसके कारण वो सिक्के निर्मित रहें, और उसके शासन काल में कहीं ना कहीं सिक्के घर में छपने लग गए, और उस कारण वो मुद्रा प्रणाली कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके शासन काल में नष्ट होती दिखाई दी। बताया जाता है इसने तांबे और चांदी से निर्मित सिक्के चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी, इसने तांबे और चांदी से निर्मित सिक्के चलवाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब इसने दो चीजों से मिलाकर सिक्के चलवाए थे, तांबे और चांदी से। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के चलाए थे वो तांबे और कांसे से निर्मित सिक्के चलाए थे। पर इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने चांदी के सिक्के ही शुरू किए थे। इसने उसी को मिलाकर चांदी और तांबे से निर्मित सिक्के चलाए, जिन सिक्कों को इसने अपने शासन काल में मूल्यवान बनाया, और उसने एक ऐसा स्थान दिया कि उन सिक्कों को निर्माण प्रजा में नहीं कर सके। पूरी तरह से उसने अपने और सिक्कों पर पाबंदी लगाई और अपने निर्मित सिक्के ही अपने शासन काल में शुरू किए। फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक बताया जाता है, माना जाता है फिरोज शाह तुगलक ने एक पुस्तक लिखी थी, फिरोज शाही ये आत्मकथाई। उसके लिए फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने जो पुस्तक लिखी गई थी, उसने अपने जीवन, अपनी आत्मकथा के बारे में उसने खुद ही अपनी पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। मतलब इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था फतूहात ए फिरोज शाही। यह पुस्तक उसने स्वयं लिखी थी, और ये जो पुस्तक है वो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी, जिसमें उनके शासनकाल के प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और नीतियों का विवरण दिया गया है। मतलब उसने जो पुस्तक लिखी थी उसने अपने स्वयं के कार्य, अपने स्वयं की नीतियां, स्वयं की उपलब्धियों का विवरण दिया था अपनी पुस्तक में। जैसे फिरोज शाह तुगलक को एक पद मिला था नायब, इसके बारे में उसने अपनी पुस्तक में जिक्र किया था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, उसका उसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। उसने काफ़ी चीज़ें अपनी पुस्तक में अपनी जीवन रचनाओं के बारे में लिखी। जैसे उसने काफ़ी नए शहर बसाए, अपने निर्मित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने अपनी किताबों में लिखी थी। जिसने किताब लिखी थी फतूहात ए फिरोज शाही। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी, जो उस समय की शाही दरबार प्रमुख भाषा, मतलब शाही दरबार की मुख्य भाषा थी। मतलब इसने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी। और जो उस समय की शाही दरबार की मुख्य भाषा मानी जाती थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, काफ़ी इसने अपने जीवन में विस्तारित कार्य किए, काफ़ी चीज़ों में सुधार किया, काफ़ी चीज़ें कर वृद्धि वगैरह में भी सुधार किया। अपनी प्रशासनिक चीज़ों के सुधार करते हुए उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और काफ़ी अच्छी तरीके से उसने शासन किया, काफ़ी अच्छी तरह शासन को संभाला, काफ़ी विस्तारित कार्य किए, जिन सब चीज़ों के लिए फिरोज शाह तुगलक जाना जाता था। 20 सितंबर 1388 को मतलब 20 सितंबर 1388 को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तब वो 79 वर्ष का था। मतलब 79 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया था। काफ़ी बुजुर्ग शासक था, फिर भी इसने अपने शासनकाल को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला था। उसके अंतिम दिनों में उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। मतलब उसके अंतिम दिनों में बताया जाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इस तरह फिरोज शाह तुगलक में कुछ चीज़ों को अपने जानने की कोशिश करी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।